नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन ओमिक कंडक्टर्स या लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। जो आपने ओम्स लॉ में पढ़े, अब उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इस टॉपिक में हम वो लिमिटेशंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। दोज कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब नाम से ही है कि ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, और जो कंडक्टर्स ओम लॉ की कंडीशंस को ओबे नहीं करते वो कौन से होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स हो गए। फॉर एग्जांपल वैक्यूम ट्यूब्स हो गई, आपके सेमीकंडक्टर डायोड्स हो गए, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट हो गई, ट्रांजिस्टर्स हो गए। ये सब आपके ओम्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते उसके रूल्स को, इसीलिए ये कौन से होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। अब आपका जो रिलेशन था V/I इज इक्वल्स टू आर इज़ वैलिड फॉर ओमिक, ठीक है, या फिर V इज इक्वल्स टू आर आई, ये किसके लिए वैलिड था, जो ओमिक थे और नॉन ओमिक कंडक्टर्स, इन दोनों के लिए ये रिलेशन वैलिड है। द वैल्यू ऑफ आर इज़ कांस्टेंट फॉर ओमिक कंडक्टर। अच्छा, ठीक है, रिलेशन तो दोनों के लिए वैलिड है। अगर आर की वैल्यू कांस्टेंट है आपकी तो कौन सा होगा, ओमिक होगा। अगर बट नॉट सो फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर, ज़रूरी नहीं है कि ये आर की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। किस केस में, जो नॉन ओमिक होंगे, दैट इज़ ओम्स लॉ फेल व्हेन V/I इज़ नॉट कांस्टेंट। अगर V/I क्या होता है, आपका कांस्टेंट नहीं रहता, तो आपका इसका मतलब क्या हुआ, आपका ओम्स लॉ फेल हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, दैट मीन्स अब आर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं। डू नॉट ओबे ओम्स लॉ डिपेंड्स अपॉन हीटिंग फैक्टर। So next is for all non-ohmic conductors where there will be failure of ohm law, VI graph has one or more of the following characteristics, ठीक है। अब पहले तो क्या था, आपकी स्ट्रेट लाइन जाती थी, आपने ओमिक में देखा होगा, आपकी स्ट्रेट लाइन जाती थी, लीनियर आपका बिल्कुल लीनियर कर्व बनता था, बिल्कुल स्ट्रेट बनता था। बट अब इस केस में आप क्या देखेंगे, आपका लीनियर नहीं बनेगा, कुछ ये करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेगा। जो VI है वो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। अब इस फिगर में ए पार्ट में आपने क्या देखा कि अगर ओमिक होता, आपका रूल को फॉलो करता तो स्ट्रेट जाता। अब ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये क्या जा रहा है, थोड़ा सा आपका कर्व बन रहा है। इट मीन्स इफ I is the current for a certain value of V, then reversing the direction of V, keeping its magnitude fixed, does not produce a current of the same magnitude I as in the opposite direction। इसका मतलब क्या हुआ, जो I करंट था किसी certain value of V के लिए, ठीक है, हमने V फिक्स कर दिया। अब आपका जो I करंट था वो कुछ करंट की वैल्यू होगी। अगर आप क्या करते हो, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो और मैग्नीट्यूड को सेम रखते हो, तो अब क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस करंट सेम होना चाहिए, करंट का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में भी। बट ऐसा नहीं होता, कुछ उसमें चेंजेस आ जाते हैं। दिस हैपन्स इन केस ऑफ जंक्शन डायोड। ये किस केस में होता है, जंक्शन डायोड में होता है, जो कि हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। इसलिए क्या होता है, आपका नॉन ओमिक होता है, क्योंकि क्या करता है, ये सेम वैल्यू को प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। सेम वैल्यू मीन्स सेम मैग्नीट्यूड नहीं करता, डायरेक्शन तो अपोजिट है, नेगेटिव साइन तो होगा ही होगा। बट क्या करना चाहिए, करंट तो सेम प्रोड्यूस करना चाहिए, बट ये प्रोड्यूस नहीं करता सेम करंट को, ठीक है। ओके, सो आवर नेक्स्ट रिलेशन, ये तो क्या था, V एंड I डिपेंड अपॉन साइन ऑफ V, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन V एंड I इज़ नॉट यूनिक। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि कोई मैथ्स में आप लोगों ने स्टडी किया होगा, यूनिक का मतलब जिसका क्या हो, सिंगल पॉइंट हो, जिसकी सिंगल वैल्यू हो। अब नॉट यूनिक का मतलब क्या है कि इसकी सिंगल वैल्यू नहीं है, देयर इज़ मोर देन वन वैल्यू ऑफ V। अब इसका मतलब क्या हुआ, V की एक से ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगी सेम करंट I के लिए। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि करंट क्या है, सेम है, यहाँ पे सेम करंट जा रहा है, बट इसकी वैल्यूज़ कितनी है इसी सेम करंट पे, ठीक है। सपोज करो 5 एम्पियर मिली एम्पियर करंट था, इसी पे ही आपकी 2 वोल्टेज वैल्यू इसने दे दी, ठीक है। एक तो ये और एक ये, सेम करंट पे आपको क्या मिल गई, 2 वोल्टेजेस वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, ठीक है। जो आपके कार्बन रजिस्टर्स होते हैं उनके कुछ कलर कोड होते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उनकी रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंट एंड देयर परसेंटेज एक्यूरेसी, और वो कितने एक्यूरेट हैं, तो हम उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, कार्बन रजिस्टर्स की हेल्प से। ये क्या मिलते हैं, ये विच आर अवेलेबल इन मार्केट बाय ए कलर कोड प्रिंटेड ऑन देम। इस पे क्या होते हैं, कुछ कलर कोड्स होते हैं। हम इन कलर्स कोड को स्टडी करेंगे कि हम इन्हें पढ़ते कैसे हैं, और इनके थ्रू हम कैसे पता लगाएंगे कि किस कलर कोड की, यानी किस रजिस्टर की कितनी रेजिस्टेंस है।
ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इसकी नंबरिंग को लर्न करना होगा एज इट इज़। ठीक है, हमने इसको क्या दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 इज़ फॉर ब्लैक, BBROYGBVGW। ठीक है, ये इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है कि आप इस लाइन को कैसे लर्न कर सकते हैं, इन कलर्स को कैसे लर्न कर सकते हैं। इन कलर्स के साथ आपको इन नंबर्स को लर्न करना है और इसके मल्टीप्लायर्स को तो लर्न करने की नीड नहीं है। 10 का जो नंबर 0 है उसकी पावर 0, ये 1 है तो 10 की पावर 1, 2 है तो 10 की पावर 2, 3 है तो 10 की पावर 3। ठीक है, अब टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ कलर कोडिंग यूज फॉर कार्बन रजिस्टर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर फाउंड टू बी ग्रेट हेल्प। ठीक है, आप इनकी हेल्प से इसको लर्न कर सकते हो। BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, दिस इज गोल्ड सिल्वर, नो कलर इज फॉर नेकलेस। ठीक है, आपको ये पूरी की पूरी टेबल लर्न करनी है, उसकी हेल्प से ही आप पता लगा सकते हो। अब इसमें क्या होते हैं, आपके एक रजिस्टर पे आपको 4 कलर्स होते हैं। हमेशा कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, लेफ़्ट टू राइट, यानी ABC से लेकर R तक। पहले A, फिर B, फिर C और फिर R। हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है हमारा। ठीक है, जो हमारी नंबर 1 स्ट्रिप है, जो हमारी सबसे नंबर 1 पे स्ट्रिप है, ये आपको क्या बताएगी, कलर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप A फ्रॉम द एंड इंडिकेट्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बताएगी। ठीक है भाई, कौन सा नंबर है। फिर सेकंड जो आपकी होगी, ये आपको क्या बताएगी, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर बताएगी। और जो आपकी थर्ड कलर्ड स्ट्रिप है, ये आपको क्या बताएगी कि ये डेसिमल कौन सा नंबर का मल्टीप्लायर है, यानी कितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं उस सिग्निफिकेंट फिगर से। ठीक है, फॉलोइंग आफ्टर द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, उन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद। ठीक है, कितनी जीरोस को वो फॉलो करता है, जो हमने ये वाली लाइन देखी थी, मल्टीप्लायर्स की लाइन थी। फिर उसके बाद हम इसको लिखेंगे, और जो आपका लास्ट कलर होगा उस रजिस्टर के ऊपर, जो कलर आपको दिख रहा होगा, तो वो आपको क्या बताएगा, टॉलरेंस, उसकी कितनी पावर है, वो कितना टॉलरेट कर सकता है, कितनी लिमिट ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू है, कितनी परसेंटेज है उसकी। ठीक है, अगर जो 4th कलर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर आपके उस पर सिर्फ आपको 3 कलर शो हो रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसको क्या लोगे, ±20%, यानी नो कलर। ठीक है, अगर कोई भी कलर आपको नहीं दिखता। ओके, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। फॉर ए गिवन कार्बन रजिस्टर लेट द फर्स्ट स्ट्रिप बी येलो। फर्स्ट स्ट्रिप को हमने क्या लिया, येलो लिया। सेकंड को क्या लिया, रेड लिया। थर्ड को क्या लिया, ऑरेंज लिया। और फोर्थ को क्या लिया, गोल्ड लिया। अब वो कहता है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। ठीक है, अब हम इस टेबल से देखेंगे। टेबल के थ्रू हमने क्या देखा, जो सबसे पहला हमारी स्ट्रिप कौन सी थी, येलो। येलो के लिए हमने क्या देखना था, हमारा कलर देखना था। ठीक है, येलो के लिए कौन सा कलर है, ये कौन सा नंबर पे आया, ये 4th नंबर पे आया तो 4 लिख दिया। नेक्स्ट इज रेड। अब रेड आपका कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है तो इसको 2 लिख दिया। नेक्स्ट इज ऑरेंज। ऑरेंज अब आप देखेंगे इसमें ऑरेंज कौन से नंबर पे आता है, 3 पे आता है। ठीक है, थर्ड स्टेप, जो थर्ड कलर था हमने उस पर क्या देखना था, उसका मल्टीप्लायर चेक करना था। तो ये कितना है, 10 की पावर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। अब 4th कलर क्या था, गोल्ड कलर था। गोल्ड कितना परसेंटेज हमने देखना था, 5% है। ठीक है, तो अब इसमें हम आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है आप उसको लिखेंगे कैसे, फर्स्ट कलर फर्स्ट नंबर, सेकंड कलर सेकंड नंबर 2, फर्स्ट कलर का 4, सेकंड का 2 इनटू थर्ड क्या देता है, मल्टीप्लायर देगा। कितना था हमने देखा था, 10 की पावर 3 था फॉर ऑरेंज। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 ओम। ठीक है, अब जो लास्ट कलर था वो कितनी टॉलरेंस बताएगा, तो टॉलरेंस कितनी होगी, ±5% हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे इसके।